जी अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू द नेक्स्ट पार्ट ऑफ और डिटेल एसईओ कोर्स। जैसा कि लास्ट सेशन में हम एसईओ ऑडिट के ऊपर बात कर रहे थे, नेक्स्ट हमारे पास जो चीज़ आती है वो ये होती है कि हमने ये चीज़ मेक श्योर करनी होती है कि जो हमारी वेबसाइट है उसके ऊपर ब्लॉग बना हुआ है या नहीं। ब्लॉग जो है वेबसाइट के ऊपर होना एक बहुत बड़ा रैंकिंग फैक्टर है। ब्लॉग चाहे आपकी ई कॉमर्स की वेबसाइट है, चाहे आप कोई सर्विसेज दे रहे हैं या आपका है ही ब्लॉग के ऊपर, तो खैर नहीं ब्लॉग की ज़रूरत होती, वो तो इटसेल्फ ब्लॉग ही होता है। अगर आप ई कॉमर्स की सर्विसेज दे रहे हैं, लेट्स सपोज आप कोई कॉस्मेटिक्स से रिलेटेड सर्विसेज दे रहे हैं या आप कोई शू ब्रांड है आपके पास, तो उससे रिलेटेड जब आप ब्लॉग बनाते हैं ना, तो उसके आपको 2-3 फ़ायदे होते हैं, जैसा कि हमने पिछली एक इससे रिलेटेड वीडियो में बड़ी डिटेल में चीज़ें डिस्कस की। एक तो आपको आपकी वेबसाइट पे फ्रेश कंटेंट मिल रहा होता है, दूसरा आपको इंटरनल लिंक मिलते हैं, तीसरा आपकी वेबसाइट फ्रीक्वेंटली इंडेक्स होती है। तो ये एक रैंकिंग फैक्टर है जिससे आपकी वेबसाइट पे आपको इंफॉर्मेटिव कीवर्ड से ट्रैफिक भी मिल रही होती है। तो ब्लॉग चेक करना भी मैनुअली आप जाके अपनी वेबसाइट पे या जो भी वेबसाइट जिसका आप ऑडिट कर रहे हैं, आपने जाके चेक करना है कि उसके ऊपर प्रॉपर ब्लॉग बना हुआ है या नहीं। तो उसके बाद नेक्स्ट है W3C वैलिडिटी। W3C वैलिडिटी बेसिकली जो आपकी वेबसाइट जब डिज़ाइन करते हैं या डेवलप हो रही होती है ना, उस दौरान जो कोडिंग में कुछ ना कुछ इक्का दुक्का स्लैशेस डैशेस या इस तरह के कुछ भी करैक्टर्स मिस हो जाते हैं ना, तो वो W3C वैलिडिटी के एरर्स में आते हैं। अगर आप इन एरर्स को फिक्स कर लें तो आपकी वेबसाइट ज़्यादा स्मूथ हो जाती है। अब ये वाले जो वेबसाइट में एरर्स हैं, ये हम चेक कैसे कर सकते हैं? उसके पास हमारे पास एक वेबसाइट है जिसका नाम है W3C वैलिडिटी। जब आप गूगल पे जाके सर्च करते हैं ना W3C वैलिडिटी, तो आपके पास वेबसाइट आ जाती है। उसमें आप अपनी वेबसाइट का लिंक ऐड करके उसको सर्च करें तो आपके पास वेबसाइट से रिलेटेड एरर्स आ जाते हैं, जैसा कि अभी हम ये प्रैक्टिकल करके देख लेते हैं। मैंने गूगल पे जाके लिखा W3C वैलिडेटर, तो मेरे पास वेबसाइट आई है validator.w3.org। इस वेबसाइट में मैंने अपनी वेबसाइट का लिंक ऐड किया और उसको मैंने चेक किया कि W3C वैलिडेटिंग से रिलेटेड जितने भी एरर्स हैं मुझे दिखाओ। तो अब ये मेरी वेबसाइट के अंदर जितने भी एरर्स आ रहे हैं वो मुझे यहाँ पे शो हो रहे हैं। तो बेसिकली ये जो एरर्स होते हैं ये किस जगह पे हैं और किस नौइयत के एरर्स हैं, ये आप अपनी लिस्ट जो है अपने प्रोग्रामर के साथ शेयर करते हैं, वो इन सारे के सारे एरर्स को फिक्स करता है। तो ये हो गया W3C वैलिडेटर एरर से रिलेटेड। W3C वैलिडेटर के बाद नेक्स्ट हमारे पास जो चीज़ है वो है WW का रिजॉल्व होना। अब WW का रिजॉल्व होने से मुराद ये होता है कि आपकी जो वेबसाइट है वो अगर WW पे ओपन हो रही है तो वो WW के बगैर अगर कोई ओपन करे ना तो उसको रीडायरेक्ट होकर WW पे चली जाए, और अगर वो बगैर W के ओपन हो रही है तो कोई अगर उसको WW के साथ ओपन करे तो वो बगैर पे चले, यानी कि इसको एक ही लिंक पे ओपन होना चाहिए। अब ये मैटर नहीं करता कि वो WW के साथ ओपन हो या बगैर W के साथ हो, क्योंकि इंटरनेट पे जो दुनिया की सबसे दो बड़ी सोशल मीडिया की वेबसाइट्स हैं, फेसबुक और ट्विटर, अगर आप उन दोनों को खोल के देखें तो फेसबुक जो है वो WW के साथ अपीयर होगी, जबकि ट्विटर जो है वो बगैर W के अपीयर होगी। लेकिन अगर आप ट्विटर के साथ WW लगा के ओपन करेंगे तो आप देखेंगे वो रीडायरेक्ट होकर फिर बगैर W के चली जाती है। इसी तरीके से आप फेसबुक का जो लिंक है अगर उसको बगैर W के ओपन करेंगे तो वो रीडायरेक्ट होके WW पे चला जाएगा। हम ये प्रैक्टिकल करके देखते हैं, फिर मैं आपको इसकी रीज़न बताता हूँ कि ये क्यों एक ही लिंक ओपन होना चाहिए। अब हमारे पास जो हाइपरमाइंड की वेबसाइट है इसको हम अगर चेक करते हैं, हम देखें ये बगैर WW के है। अगर हम इसको www.hypermind करके चेक करें, अगर ये WW के साथ भी ओपन हो रही है या हमें दोबारा रीडायरेक्ट करा के बगैर W पे नहीं लेके जा रही ना, यहाँ पे अगर ये ओपन हो रही है तो यहाँ पे एरर आ रहा है, इसका मतलब है कि ये एक इशू है, इसको हमें फिक्स करना चाहिए एसईओ पॉइंट ऑफ व्यू से। इसको रीज़न ये होती है इसको फिक्स करने की कि जब आपकी वेबसाइट WW के साथ भी अपीयर हो रही है और विदाउट W भी अपीयर हो रही है तो सर्च इंजन उसको दो सेपरेट पेजेस काउंट करता है, और दो सेपरेट जगहों पे जब सेम कंटेंट पड़ा होता है तो वो उसको प्लेजराइज कंसीडर करते हुए आपकी वेबसाइट को पिनलाइज कर सकता है। इसका दूसरा लॉस ये भी है कि जब आप बैक लिंक्स देते हैं, सम टाइम हो सकता है आप WW के साथ लिंक दे रहे हो, सम टाइम आप बगैर WW के साथ वाले लिंक को लिंक दे रहे हो। जब आप इस तरीके से बैक लिंक दे रहे होंगे ना तो आपके वो बैक लिंक्स जो है वो डिवाइड हो जाएंगे, तो उससे भी आपके उस पेज की अथॉरिटी नहीं बनेगी। तो इसलिए ये ज़रूरी फैक्टर है कि आपकी वेबसाइट जो है वो या तो WW के साथ ओपन हो या बगैर W के हो। WW रिजॉल्व वाले इशू को देखने के बाद नेक्स्ट हम देखते हैं कि हमारी वेबसाइट में robots.txt की फ़ाइल मौजूद है या नहीं।
और robots.txt अगर फाइल मौजूद भी है तो वो प्रॉपर है, क्या वो डायरेक्शन दे रही है कि आपके साइड मैप को आपने इंडेक्स कराना है और जिन जिन पेजेस को आपने इंडेक्स नहीं कराना वो उनको उसने ब्लॉक किया हुआ है। इसको चेक करने का प्रोसेस ये होता है कि आप अपनी वेबसाइट पे जाते हैं और आप अपनी वेबसाइट का जो डोमेन के लिंक के बाद स्लैश लगा के robots.txt लिख के सर्च करते हैं। जैसा कि आप स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं, मैंने robots.txt लिख के सर्च किया अपने डोमेन के एंड में, तो हमारे पास जो है हमारी वेबसाइट पे robots.txt की फ़ाइल मौजूद है जिसमें हम डिसअलाउ कर रहे हैं WP एडमिन वाले पेज को और हम अलाउ कर रहे हैं साइड मैप को भी और हम एक WP एडमिन के एजेक्स वाली फ़ाइल को। तो इससे जो अगर हमारे हमने किसी पेज को ब्लॉक नहीं करना और वो अगर हमारे रोबोट फाइल पे नहीं है तो दैट इज़ नॉट एन इशू। और लेकिन ये चीज़ जो हमने मेक श्योर करनी होती है वो ये होती है कि हमारी वेबसाइट के robots.txt के अंदर साइड मैप का लिंक होना चाहिए। तो साइड मैप का लिंक मौजूद है तो इसका मतलब है कि ये फ़ाइन है। अब हम अगर ये चेक करते हैं कि हमारी वेबसाइट पे जो साइड मैप है वो भी प्रॉपर पड़ा है या नहीं, तो उसका तरीका ये होता है कि हम सेम डोमेन नेम .com/sitemap.xml लिख के सर्च करते हैं। तो अगर तो कोई लिंक अपीयर हो जाते हैं तो इसका मतलब है कि हमारी वेबसाइट पे साइड मैप जो है वो अपीयर हो रहा है, जो हमारे इस केस में जो है ऑल इन वन एसईओ के प्लगइन के थ्रू हमारा साइड मैप जनरेट हो रहा है। अगर हमारी वेबसाइट पे साइड मैप ना होता तो यहाँ पर 404 का एरर आ रहा होता। तो इस तरीके से हम ये चेक कर सकते हैं कि हमारी वेबसाइट पे साइड मैप है या नहीं, और साथ में हमने ये भी मेक श्योर करना है कि जो साइड मैप है वो प्रॉपर हमारे सारे के सारे पेजेस को कवर कर रहा है या नहीं कर रहा। साइड मैप को चेक करने के बाद नेक्स्ट आप देखते हैं वेबसाइट की स्पीड। वेबसाइट की स्पीड को चेक करने के लिए जैसा कि हमने गूगल सर्च कंसोल के अंदर बड़ी डिटेल में देखा कि अगर आपकी वेबसाइट जो है उसकी स्पीड को एनालाइज करना है तो कोर वेब वाइटल्स के अंदर हमने एक टूल था पेज स्पीड इनसाइट्स, गूगल का टूल, उसमें हमने अपनी वेबसाइट को डीपली एनालाइज किया था। आप सिंपली पेज स्पीड इनसाइट पे अपनी वेबसाइट को जाके उसके सर्च इंजन में सर्च करते हैं तो आपकी वेबसाइट को एनालाइज करने के बाद वो बता देता है कि आपकी वेबसाइट के ऊपर कितनी स्पीड है। मोबाइल का सेपरेट स्कोर होता है और डेस्कटॉप का सेपरेट स्कोर होता है। 0 से लेके 100 तक स्कोर है। जितना अच्छा स्कोर होता है इसका मतलब होता है कि आपकी वेबसाइट जो है वो उतनी अच्छी पोजीशन में है। तो मोबाइल पे नॉर्मली आपका स्कोर कम होता है। आपको मोबाइल के ऊपर अपने स्कोर को कोशिश करना है कि वो 70 to 80% होना चाहिए, क्योंकि आजकल के दौर में 70 to 80% जो आपका यूज़र है वो मोबाइल से ही आपकी वेबसाइट को विज़िट कर रहा होता है। स्पीड को ऑप्टिमाइज़ करने के बाद नेक्स्ट आपने ये देखना है कि आपकी वेबसाइट के ऊपर कस्टम 404 का पेज लगा हुआ है। अब कस्टम 404 का पेज क्या होता है कि मिसाल के तौर पे आपकी वेबसाइट पे मल्टीपल पेजेस में से कोई एक आध पेज डिलीट हो गया। जब कोई पेज डिलीट हो जाए तो अगर कोई यूज़र उस पेज पे जाए तो वहाँ 404 आना चाहिए। अगर वो वहाँ पे 404 आ रहा है तो दैट इज़ फाइन, अगर नहीं आ रहा तो ये ज़रूरी है। अब ये हम कैसे चेक कर सकते हैं कि हमारी वेबसाइट पे कस्टम 404 का पेज है या नहीं? तो उसके लिए आप गूगल पे जाके सर्च करें कस्टम 404 चेकर टूल। मल्टीपल वेबसाइट्स आएंगी, उनमें से जो भी पहले नंबर पे वेबसाइट आती है उसको ओपन करें। वहाँ पे आप अपनी वेबसाइट का लिंक डालें तो आपको बता देगा कि आपकी वेबसाइट पे कस्टम 404 का लिंक लगा है या नहीं। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है स्पैम स्कोर। स्पैम स्कोर जब हमने बैकलिंक्स की बात की तो हमने बड़ी डीपली इसको देखा, स्पैम स्कोर क्या होता है, कैसे आता है। आप जिस वेबसाइट जिसकी एसईओ करने जा रहे हैं उसको आप पहले ज़रूर ये चीज़ उसमें एनालाइज करें कि उसका कोई स्पैम स्कोर तो नहीं बढ़ा हुआ। स्पैम स्कोर चेकर टूल में जाकर आप अपनी वेबसाइट को इंसर्ट करेंगे तो आपका स्पैम स्कोर बता देगा। अगर तो स्पैम स्कोर बढ़ा हुआ है तो इसका मतलब है कि आपने कुछ ऐसी वेबसाइट से बैकलिंक ले ली है जिनका ऑलरेडी स्पैम स्कोर हाई है। तो आपने क्या करना है कि फर्स्ट प्रेफरेंस में आपने ये कोशिश करनी है कि जिन वेबसाइट्स के ऊपर स्पैम स्कोर बढ़ा हुआ है आप उन वेबसाइट से अपने बैकलिंक्स को रिमूव करने की कोशिश करें। अगर तो आप रिमूव कर लेते हैं ये सबसे बेस्ट प्रैक्टिस है। अगर वो आपसे रिमूव नहीं होते किसी भी वजह से, आपके पास एक्सेस नहीं है, क्रीडेंशियल्स नहीं है उन वेबसाइट पे जहाँ पे जिस तरीके से आपका लिंक पड़ा हुआ है, तो अब आपके पास जो सेकेंड सोल्यूशन होता है वो ये होता है कि आप उन लिंक्स को डिसअवाउ करें। अब डिसअवाउ क्या होता है, कैसे होता है, ये जब हमने सर्च कंसोल का सेशन किया था उसमें हमने बड़े डीपली देखा था।
नेक्स्ट आपने ये देखना है कि आपकी जो वेबसाइट है उस पर कितनी ऑर्गेनिक ट्रैफिक आ रही है, और वो जो ऑर्गेनिक ट्रैफिक आ रही है वो कौन कौन से सोर्सेज से आ रही है, यानी कि कौन कौन से बैकलिंक से आ रही है। ये चीज़ आप अपने गूगल एनालिटिक्स से भी देख सकते हैं, और आप एचएफ टूल या SEMrush टूल या डिफरेंट जो भी टूल आप यूज़ करना चाहें उनसे देख सकते हैं। आप अगर ये SEMrush या एचएफ टूल के थ्रू जो है एनालाइज कर रहे हैं ट्रैफिक को, ऑर्गेनिक कीवर्ड्स को, तो मेरी ये सजेशन होगी कि किसी भी वेबसाइट की एसईओ स्टार्ट करने से पहले आप उसके ये सारे के सारे प्रूफ अपने पास रख लें कि जब आप स्टार्ट करने जा रहे थे तो उस पर ऑर्गेनिक कीवर्ड्स कितने थे, ऑर्गेनिक ट्रैफिक कितनी थी एज़ पर SEMrush टूल और एज़ पर गूगल एनालिटिक्स, ताकि आप लेटर ऑन उसको फ्यूचर में कंपेयर कर सकें कि लाइक आफ्टर 6 मंथ जब आपने स्टार्ट किया था तो उस वक्त कितने ऑर्गेनिक कीवर्ड्स थे, वो टॉप 10 में कितने थे, टॉप 20 में कितने थे, और अभी कितने हैं। तो उसमें ये होता है कि आप एक जब कंपैरिजन करके क्लाइंट्स को रिपोर्ट्स भेजते हैं तो वो एक अच्छी रिपोर्ट बनती है जिसमें आपने जितना ज़्यादा इम्प्रूवमेंट लाई होती है आप उसको क्रेडिट ले सकते हैं। नेक्स्ट बैकलिंक्स में ये होता है कि आपने अपनी वेबसाइट जो जिसकी भी आप एसईओ स्टार्ट करने जा रहे हैं, आपने उसके बैकलिंक्स को एनालाइज करना है थ्रू SEMrush टूल, थ्रू एचएफ टूल, थ्रू और कोई भी जो टूल हमने ऑलरेडी डिस्कस किए उनमें से। उसका मकसद ये होता है कि अगर आप कोई ऐसे बैकलिंक्स ले रहे हैं जो हार्मफुल हैं आपकी वेबसाइट के लिए, लाइक कोई अडल्ट टाइप लिंक्स हैं या कोई स्पैम स्कोर वाले लिंक्स हैं या फिर लो क्वालिटी वाले लिंक्स हैं, तो पहली कोशिश करके आप उनको रिमूव करने की कोशिश करें, यानी कि उनके अंदर से अपनी वेबसाइट को रिमूव करने की कोशिश करें। अगर तो आप वो कर सकते हैं तो दैट इज़ वेल एंड गुड। अगर आप वो नहीं कर सकते तो आपको ये चाहिए कि आप उन बैकलिंक्स को डिसअवॉव कराएं। ये भी एक रैंकिंग फैक्टर है। जब आप अगली टाइप बैकलिंक्स को डिसअवॉव कराएंगे तो आपकी वेबसाइट जो है वो मज़ीद ऑप्टिमाइज़ होके उसकी रैंकिंग इम्प्रूव होती है। स्कीमा मार्कअप का मतलब ये है कि अगर आप अपने रिजल्ट्स को इन्हांस करना चाहते हैं तो आप अपनी वेबसाइट के अंदर स्ट्रक्चर डाटा ऐड करें, और जो रिज़ल्ट पेज है जिसको SCRP कहते हैं, सर्च इंजन रिज़ल्ट पेज के ऊपर आपके जो रिच स्निपेट्स हैं वो अच्छे बन के आएँ, जिससे आपकी वेबसाइट के ऊपर जो है वो क्लिक थ्रू रेट बढ़ता है, जो कि एक रैंकिंग फैक्टर है। तो ये एडवांस SEO में आती है। इसको भी आपने मेक श्योर करना है कि आपकी वेबसाइट पे स्कीमा मार्कअप वगैरह लगा है या नहीं। गूगल सर्च कंसोल बहुत ज़रूरी है। अगर जो भी आपके पास क्लाइंट आ रहा है या आपकी अपनी वेबसाइट है तो गूगल सर्च कंसोल को इंटीग्रेट करने के बाद आपने एनालाइज करना है कि जो वेबसाइट है उसके पेजेस प्रॉपर इंडेक्स हो रहे हैं, जो इंडेक्स हो रहे हैं वो ठीक वाले पेजेस इंडेक्स हो रहे हैं, कोई ऐसे पेजेस तो नहीं है जो इंडेक्सेबल हैं, इंडेक्स होने चाहिए लेकिन वो किसी भी वजह से ब्लॉक्ड हैं या इंडेक्स नहीं हो रहे। इस तरीके से और भी कोई आपकी वेबसाइट में इश्यूज़ हैं, कोई एरर्स हैं, साइड मैप नहीं अपडेटेड, नहीं सबमिटेड सर्च कंसोल के अंदर, तो वो सारी की सारी चीज़ें आपने गूगल सर्च कंसोल से करनी होती हैं। गूगल सर्च कंसोल के थ्रू आप अपनी वेबसाइट का 50% जो है वो ऑडिट भी कर सकते हैं और चीज़ों को फिक्स भी कर सकते हैं, जो कि हमने गूगल सर्च कंसोल वाले सेशन में बड़ी डीपली देखा। तो यहाँ से भी आपने अपनी वेबसाइट को एनालाइज करना है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज सोशल नेटवर्क। सोशल सिग्नल्स जो हैं वो एक बहुत बड़ा रैंकिंग फैक्टर है। अगर जो भी आप सर्विसेज दे रहे हैं, ई कॉमर्स की सर्विसेज या प्रोडक्ट्स बेच रहे हैं ई कॉमर्स की, या सर्विसेज दे रहे हैं, या आपका कोई ब्लॉग है, अगर आप सोशली वहाँ पे एक्टिव हैं, आपके डिफरेंट अकाउंट्स हैं फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, लिंक्डइन, यूट्यूब वगैरह पे, और वहाँ से आपको रेफरल ट्रैफिक मिल रही है, तो ये एक बहुत बड़ा रैंकिंग फैक्टर है। आपने ये चीज़ मेक श्योर करनी है कि जिस वेबसाइट की आप SEO करने जा रहे हैं उसके सोशल अकाउंट्स होने चाहिए। तो ये था ओवरऑल कंक्लूजन हमारा SEO का, जो हमने पूरा एक डिटेल्ड SEO का कोर्स किया। इसमें आप एक चीज़ और भी ऐड कर सकते हैं कि जो आपने GMB या गूगल माई बिज़नेस का प्रोफाइल बनाया वो प्रॉपर बना हुआ है, उसमें प्रॉपर रिव्यूज़ हैं, वो प्रॉपर ऑप्टिमाइज़ है या नहीं, ये एक और फैक्टर ऐड कर लें लोकल SEO के हवाले से, वो जो कि एक इट्सेल्फ बहुत बड़ा रैंकिंग फैक्टर है ट्रेडिशनल SEO के लिए भी और लोकली भी बिज़नेस लेने के लिए। ये सारे फैक्टर्स को देखने के बाद आप जो है अपनी वेबसाइट की या किसी भी वेबसाइट की SEO स्टार्ट कर सकते हैं। तो इस सेशन में हमने ये कंक्लूड किया कि हमने ओवरऑल पिछले सारे के सारे कोर्स के अंदर जितनी भी चीज़ें हमने की उसमें उनको हम इम्प्लीमेंट कैसे करते हैं, और हम ये चेक कैसे कर सकते हैं कि कौन कौन सी चीज़ हमारी प्रॉपर हुई है और कौन कौन सी चीज़ें या कौन कौन सी चीज़ें हमारी मिसिंग है। आई होप कि इस कोर्स से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। इंशाल्लाह फ्यूचर में भी मुलाकात होती रहेगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। थैंक यू सो मच। जज़ाकल्लाहु खैर।